नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पालमपुर की कहानी की। तो आज वाले वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे पालमपुर में कृषि के वितरण की, मतलब जो खेती थी ज़मीन की, जो कृषि योग्य जो भूमि थी उसका वितरण कैसे था। हमने पालमपुर की कहानी का जब पहला वाला लेक्चर पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बताए थे कि पालमपुर में टोटल कुल मिलाकर 450 परिवार थे, जिनमें से 150 परिवार किसके थे, आपके SC और ST कम्युनिटी के, और शेष परिवार और थे। तो कुल मिलाकर 450 परिवारों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इन 450 परिवारों में खेती का वितरण कैसे था, मतलब जो कृषि योग्य भूमि था उसका वितरण कैसे था। तो पालमपुर में कुल परिवारों की संख्या थी 450, जिन 450 परिवारों में से 150 परिवार कैसे थे, जिनके पास भूमि का कोई भी टुकड़ा नहीं था। ये वही लोग थे जो SC और ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब आप भारत में देखेंगे कई बार ये होता है कि मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा जैसी स्थिति आ जाती है। जब हम 1960s की बात करते हैं तो उस ड्यूरेशन में ज़्यादातर ज़मीन का जो टुकड़ा हुआ करता था वो सामंतवादी लोगों के पास था। सामंतवादी लोगों का मतलब जो हमारे देश की जो अपर क्लास के लोग थे, जो जनरल कम्युनिटी से आते थे, उन लोगों के पास था। और जो 1/3 जो हमारा जो जनसंख्या का हिस्सा था उसके पास ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं था। तो वैसे ही पालमपुर में 450 लोगों में से 450 परिवारों में से 150 परिवार ऐसे थे साहब जिनके पास कोई भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं था। अब बात आती है साहब जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है उनको हम क्या कंसीडर करेंगे। तो एक बात आपको याद रखनी है, जिनके पास ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं होता है उनको हम भूमिहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिहीन। मतलब साहब ये भूमि से हीन है, इन लोगों के पास ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है। ये मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी दैनिक मजदूरी करते हैं या ठेके पे मजदूरी करते हैं और अपने घर का वहन करते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो 150 लोगों के पास तो साहब कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं था। उसके बाद 60 परिवार ऐसे थे जिनके पास लगभग 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की भूमि थी, और शेष में से कुछ लोगों के पास जो है वो 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन का टुकड़ा था। हेक्टेयर का बार बार जिक्र आ रहा है, मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको हेक्टेयर की परिभाषा दी थी कि अगर कोई प्लॉट जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर 100 बाई 100 की है तो उसका जो एरिया हो जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाता है, जो कि 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो ये बात आप रखेंगे याद, विशेषकर याद रखेंगे कि 1000 हेक्टेयर भूमि का जो टुकड़ा होता है उसमें कितना 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 हेक्टेयर ज़मीन का टुकड़ा बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ जो है पालमपुर में कृषि का बंटवारा था कि साहब 150 लोगों के परिवारों के पास जो है 150 परिवारों के पास ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं था, भूमिहीन मजदूर थे। 60 परिवार ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा भूमि थी, और सब कुछ परिवार ऐसे थे जिनके पास 10 हेक्टेयर की ज़मीन का टुकड़ा था, और सब शेष जो थे वो 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन के टुकड़े के मालिक थे। अब होता क्या है कि जो ये 150 परिवार जो थे ना, वो ज़्यादातर कौन सी कम्युनिटी से आते थे? SC और ST। SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट। SC का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। और ST का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ मैं बता देता हूँ, देखिएगा। एक जिनको बोला जाता है अनुसूचित जाति। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। या जो ST होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अनुसूचित जनजाति। ये बात आपको याद रखनी है कि SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। इस तरीके से कुछ जो है भूमि का बंटवारा था। अब थोड़ा जरा भारत के बारे में देख लेते हैं कि भारत में साहब जमीन का बंटवारा कैसे था। कि जब हम कुल भूमि की बात करते हैं तो कुल भूमि का 15% भूमि ही भारत में छोटे किसानों के पास है। मतलब साहब जैसे अगर कहीं पे 100 हेक्टेयर ज़मीन है ना, तो उसमें सिर्फ 15 हेक्टेयर जो ज़मीन का टुकड़ा है वो सिर्फ छोटे किसानों के पास है। आज ही बड़े किसानों के पास 85% भूमि का टुकड़ा है। मतलब उस टाइम पे जो पालमपुर में जो किसान लोग थे उनमें से जो बड़े किसान थे उनके पास 85% ज़मीन का हिस्सा था, जबकि जनसंख्या उनकी कम थी, और जिनकी जनसंख्या ज़्यादा थी उनके पास ज़मीन का टुकड़ा कम था। ऐसे ही तो जबकि छोटे किसानों की आबादी का कुल हिस्सा कितना है? 80%। मतलब 80% हिस्से के पास सिर्फ 15%, और 15% हिस्से के पास जो है 56% भूमि जो है वो थी। तो जबकि छोटे किसानों के पास 80% ज़मीन थी और बड़े किसानों के पास कितनी? 20% ज़मीन थी। 85% किसानों के पास जो है भारत में 56% कृषि योग्य भूमि है। मतलब 100 में से 85 लोगों के पास जो है कुल भूमि का 56% हिस्सा है, और 15% किसानों के पास कुल भूमि का 55% हिस्सा है। मतलब 15% लोगों के पास 55% और
85% लोगों के पास 56% जो है भूमि का टुकड़ा है। तो हम इस डेटा से हमको क्या समझ में आता है, इस डेटा से हमको ये समझ में आता है कि भाई भारत में जो है ना भूमि का वितरण सही नहीं है। भारत में भूमि का वितरण सही नहीं है। सही कैसे नहीं कि भाई भारत में जैसे भूमि का टुकड़ा आवंटित होना चाहिए था वैसा ना होके असमान तरीके से बांटा गया। कम लोगों को ज़्यादा ज़मीन दे दी गई, ज़्यादा लोगों को कम ज़मीन दी गई। तो ये दर्शाता है भारत में भूमि के वितरण को। तो इस डेटा को आप जो है अलग से नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इससे होता क्या है कि ये जो डेटा हम आपको दिखाते हैं इससे क्या प्रदर्शित होता है कि भारत में कृषि का असमान वितरण है। भारत में जो कृषि योग्य भूमि है ना साहब, उसका असमान वितरण है और ये वितरण गलत है। इसको जो है सही से करना चाहिए था ताकि सभी लोगों के पास समान भूमि होती, तो उससे क्या होता, हम अपनी उत्पादन को बढ़ा सकते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई पालमपुर में जो है खेती का बंटवारा कैसे था, कितने परिवारों के पास कितनी ज़मीन का टुकड़ा था। ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 2 हेक्टेयर या उससे कम, उससे ज़्यादा भूमि किनके पास थी, तो 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन जो है वो 60% लोगों के पास, 60 परिवारों के पास थी। और साहब बताइए कौन कौन सी भूमिहीन लोग रहते थे उस गाँव, कौन कौन सी जाति के लोग भूमिहीन थे। तो आपको याद रखना है कि भूमिहीन जो लोग थे वो SC और ST कम्युनिटी से आते थे। उसके बाद बात करेंगे कि साहब पालमपुर में जो लेबर की व्यवस्था थी वो कैसी थी, श्रम की, काम करने वाले लोगों की क्या व्यवस्था थी। तो पालमपुर में हमने आपको बताया था 75% आबादी जो थी वो किस पे डिपेंड थी, कृषि कार्यों पे। कृषि कार्यों पे या तो वो डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे प्रत्यक्ष रूप से, या फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से। तो खेतों में जब काम की बात आती है तो भाई खेतों में 2 तरीके से वहाँ पे हमने क्लासिफाई किया हुआ था कि खेत कैसे बटे हुए थे। तो हमने देखा था कि भाई छोटे और मझोले किसान थे और बड़े किसान थे। तो छोटे और मझोले जो किसान होते हैं, आपने अपने गांव में भी देखा होगा, जिनके पास भूमि का थोड़ा बहुत टुकड़ा है तो वो क्या करते हैं, खेतों में स्वयं या परिवार के साथ काम करते हैं, अपने परिवार के सदस्य लग के उस खेती के टुकड़े को करते हैं। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं ना वो स्वयं भी काम करते हैं खेतों में। अगर स्वयं नहीं करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो मजदूर हायर करते हैं, मजदूरों को लेके आएंगे अपने खेतों में काम कराएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो या वो मजदूरों के साथ स्वयं भी कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं या कृषि के लिए मजदूरों पे डिपेंड रहते हैं। कौन, बड़े किसान। छोटे किसान तो स्वयं खेती करेंगे। अब जो छोटे किसान होते हैं ना वो अपने खेतों में भी काम कर लेते हैं, अगर उनके पास समय बच जाता है तो वो दूसरे मतलब बड़े किसानों के खेतों में भी काम करने जाते हैं। अब बात आती है, एक शब्द आता है कृषि श्रमिक। कृषि श्रमिक किसे कहते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कृषि श्रमिक, खेतों में कार्य करने वाले श्रमिक या भूमिहीन या छोटे किसानों को क्या कहा जाता है, कृषि श्रमिक कहा जाता है। कृषि श्रमिक मेनली आप ये कह सकते हो कि वो मजदूर जो खेती के काम से जुड़ा हुआ होता है उसको कृषि श्रमिक या कृषि मजदूर कहा जाता है। अब जो ये कृषि मजदूर होते हैं ना साहब, ये जब किसी के खेत में काम करने जाते हैं तो इनको क्या मिलती है, मजदूरी। क्या मिलती है, मजदूरी। अब मजदूरी कैसे भी दी जा सकती है, मजदूरी में या तो उसको उसके काम के बदले में अनाज दे दिया जाएगा, अगर अनाज नहीं दिया जाएगा तो काम के बदले में उसको पैसे दे दिए जाएंगे। 2 फॉर्मेट जो हैं आज भी गांव में चलते हैं, अगर अनाज नहीं देंगे तो मजदूरी और पैसे नहीं तो अनाज। अब इन मजदूरों की बात की जाए जो इन खेतों में काम करते हैं, क्या साहब अनाज पे इनका अधिकार होता है? तो आपने देखा होगा, अगर आपका खेत है, आपके खेत में अगर कोई मजदूर काम करने आता है तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते होंगे कि साहब आप उसको पैसे दे देते हैं। क्या वो आपकी फसल को मार्केट में ले जाकर बेचता है, वही बेचता है? नहीं, मार्केट में फसल आपका खेत है तो आप बेचेंगे। मजदूर का काम आपके खेत में मजदूरी करना है और मजदूरी के बदले में आप उसको या तो अनाज दे देते हो या पैसे दे देते हो, बस। उसका अनाज पे कोई अधिकार नहीं होता है। अब जब उसका अनाज पे अधिकार नहीं होता है तो फिर बात आती है कि भैया अधिकार किसका होता है, तो अनाज जो पैदा होता है उस पर अधिकार होता है जो खेत का मालिक होता है। अगर बड़ा किसान है तो उस अनाज पे बड़े किसान का अधिकार होगा, छोटा किसान है तो उस पर छोटे किसान का अधिकार होता है। अब बात करते हैं थोड़ा मजदूरों की, कि गांव में मजदूर कितने प्रकार के मिलते हैं। गांव में मजदूर साहब 2 प्रकार के मिलते हैं। कैसे 2 प्रकार के मिलेंगे, मजदूरी या वेतन या भत्ते के आधार पर मजदूर आपको कितने टाइप के मिलेंगे, 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं कि साहब, एक होता है आपका दिहाड़ी या दैनिक मजदूर, एक होता है एक मुश्त दे या ठेके वाला। कि दिहाड़ी या दैनिक मजदूर, दिहाड़ी या दैनिक मजदूर से आप क्या समझ रहे होंगे साहब, जो आपके खेत में 1 दिन काम करने जाएगा और उस 1 दिन काम के बदले में वो आपसे पैसा ले लेगा, ठीक है। फिर अगले दिन किसी के खेत में जाएगा, फिर पैसा ले लेगा। मतलब जिसको डेली शाम को पैसे चाहिए होते हैं वो उन लोगों को क्या कहा जाता है, दैनिक मजदूर या दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको डेली वेजर्स। क्या बोलते हैं, डेली वेजर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डेली वेजर्स
ठीक है। डेली वेजर्स किनको कहा जाता है? जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। डेली वेजर्स कौन होते हैं? जो शाम को अपने लिए अपना वेतन लेकर जो है घर पे आते हैं। जैसे अगर कोई सरकारी सर्वेंट है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो शाम को वेतन लेके नहीं आता, उसका वेतन एक फिक्स डेट को ही आता है, ठीक है। तो वो दिहाड़ी मजदूर नहीं है। दिहाड़ी मजदूर जो शाम को अपने पैसे अपनी मजदूरी लेके आता है। उसके बाद एक मुश्त आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि जब फसल पक जाती है तो सब हमको उसको अगर जल्दी कटाना तो हम क्या करते हैं, टेंडर दे देते हैं, ठेका दे देते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, हमारा ये इतना काम है, बताओ कितने पैसे लोगे। उसने कहा कि साहब 2000, 3000, 5000, हमने उसको पैसे दे दिए। कितनी लेबर लगेगी, कैसे लगेगा, वो हम नहीं जानते, हमारा काम वो हमको करके दे देगा, ठीक है। तो ऐसे मजदूर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर लेते हैं या जो ठेके के रूप में एक बार में एक मुश्त में पैसा ले लेते हैं और अपने हिसाब से अपने मजदूरों को अरेंज करके उस काम को संपन्न कराते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक मुश्त या ठेके के मजदूर कहा जाता है। ये लोग मजदूरी कौन करते हैं? भाई मजदूरी करता कौन है? बड़ा किसान कभी किसी दूसरे के खेत में काम करने नहीं जाएगा। मझोले या मझोला किसान भी जल्दी नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा जल्दी अगर किसी दूसरे के खेत में काम करने जाएगा तो वो छोटा मजदूर होगा या गरीब मजदूर होगा, या फिर ये 150 लोगों के 150 परिवारों में से किसी एक घर का परिवार का सदस्य होगा जो भूमिहीन है, जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है जहाँ वो खेती कर सके। तो ऐसे किसान ही आपको गांव में दूसरों के खेतों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत इजी तरीके से मैंने समझाई हैं और समझ में भी आई होंगी। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, लाइक करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि और दूसरों को बताइएगा वीडियो अंत तक देखें। क्यों देखें? क्योंकि ऐसा कंटेंट मुझे नहीं लगता है आपको जल्दी में कोई देख पाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार बरकरार रखिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।